सोनिया बहुत ही मॉडर्न, चुलबुली और स्टाइलिश लड़की थी। उसे घर के काम करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अपने पापा के कमाए हुए पैसे उड़ाना उसे बहुत अच्छा लगता था। सोनिया की डिक्शनरी में बचत जैसा कोई शब्द ही नहीं था। ऐसे ही आज के दिन भी वो एक बहुत ही महंगा और ब्रांडेड बैग लेकर घर आती है। उसे देखते ही उसकी माँ उषा का माथा ठनक जाता है और वो उसे टोकते हुए कहती है, सोनिया, माना कि तू अपने पापा की इकलौती लाडली बेटी है और उन्होंने तुझे कभी भी पैसा खर्च करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन बेटा तुझे भी तो थोड़ा सोच समझ कर खर्चा करना चाहिए। अगर तू खुद कुछ कमाती होती तब तो इतना भारी खर्चा करना समझ में भी आता, पर तू तो बस उड़ाना जानती है। उफ़ो माँ, जब पापा खुद मुझे मना नहीं करते तो आप बीच में क्यों विलन बनती हो? और वैसे भी मैं कोई इतना ज्यादा खर्चा नहीं करती हूँ। मेरी सहेली कोमल को देखो, वो तो हर दूसरे दिन मॉल में होती है और मुझसे भी ज्यादा शॉपिंग करती है। ये बैग तो बस छोटा सा गिफ्ट है खुद के लिए। सोनिया, वो लोग ज्यादा पैसा खर्च करती होंगी क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा दौलत होगी, लेकिन तेरे पापा ने पाई पाई जोड़कर दिन रात मेहनत करके ये सब खड़ा किया है। मैं नहीं चाहती कि तू इस तरह फालतू के पैसे उड़ाकर सब कुछ बर्बाद कर दे। वहां भी तो मोटा पैसा चाहिए होगा ना। माँ, मैं अपने पापा की जानू, जिस दिन वो मुझे कुछ कहेंगे उस दिन मैं उनकी सारी बातें मान लूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपकी ये लेक्चर वाली बातें नहीं सुनना चाहती। आपका बस चले तो आप मुझे आज भी 2 जोड़ी पुराने कपड़ों में ही रखेंगी और बाहर जाने से भी रोक देंगी। सोनिया ये बोलकर पैर पटकते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती। उषा उसे चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि किशन ने उसे बहुत ज्यादा सिर चढ़ा रखा था। ऐसे ही कुछ दिन हंसी, खुशी और तकरार में बीत जाते हैं। एक दिन सोनिया के पिता किशन उषा के साथ उसके कमरे में आते हैं और बड़े प्यार से सोनिया को पास बिठाकर कहते हैं, बेटा सोनिया, तेरे लिए बहुत ही अच्छे और खाते पीते घर का रिश्ता आया है। लड़की का नाम पवन है, बहुत ही संस्कारी लड़का है और बहुत अच्छी जॉब भी करता है। मुझे पूरा यकीन है कि वो तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा और तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। ठीक है पापा, अगर आपने उस लड़के को मेरे लिए पसंद किया है तो वो अच्छा ही होगा। बस आप उन्हें मेरी आदतों के बारे में पहले ही बता देना। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मेरी आजादी एकदम से छिन जाए और मेरी लाइफ बोरिंग हो जाए। सोनिया, बस यही बात क्लियर करने के लिए मैं तेरे पापा को साथ लेकर आई हूँ। दरअसल वो लोग थोड़े पुराने ख्यालों के हैं और उनके खानदान में आज भी घूंघट चलता है। वहां शायद तू इतना खुला खर्चा नहीं कर पाएगी। बस पवन लड़का दिल का बहुत साफ है और दिखने में काफी हैंडसम है। उषा ये बोलकर सोनिया के हाथ में पवन की एक फोटो रख देती है। सोनिया जैसे ही पवन की फोटो देखती है वो उस पर लट्टू हो जाती है और उसे तुरंत पसंद कर लेती है। कोई बात नहीं माँ, मुझे लड़का पसंद है। देखने में तो एकदम हीरो लगता है। मेरे साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। मेरी सारी सहेलियां तो उसे मेरे साथ देखकर जलकर राख हो जाएंगी। मैं इतने हैंडसम पति के लिए थोड़े बहुत समझौते तो कर ही सकती हूँ। देख ले सोनिया, अगर तू इस घर के माहौल में खुद को ढल पाएगी तभी हम इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। ये सिर्फ सहेलियों को दिखाने की बात नहीं है, ये तेरे पूरे भविष्य का सवाल है। अरे माँ, आप ना फालतू में टेंशन लेती हूँ। मैंने बोला ना सब कुछ मैनेज कर लूंगी, मुझे सब आता है, आप फिक्र मत कीजिए। और रही बात उन लोगों की सोच की, तो वो धीरे धीरे मैं उन्हें अपनी तरफ कर लूंगी और उनकी सोच खुद ही बदल दूंगी। सोनिया की इन कॉन्फिडेंट बातों पर उसके मम्मी पापा भरोसा कर लेते हैं और देखते ही देखते शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। कुछ ही महीनों में सोनिया धूमधाम से शादी करके पवन के घर आ जाती है। जैसे ही वो घर की दहलीज पर कदम रखती है, उसकी सास शकुंतला उसे वहीं रोक देती है। अरे ओ बहू, ये क्या, तुमने अपने सिर पर घूंघट क्यों नहीं रखा? हमारे घर का नियम है, बहू हमेशा घूंघट में रहती है। अभी तो तू नई नवेली बहू है और तेरी मुंह दिखाई भी नहीं हुई। तुझे लाज शर्म का ध्यान रखना चाहिए। सोनिया को अचानक कुछ समझ में नहीं आता कि वो सबके सामने क्या बोले, इसलिए वो डर के मारे तुरंत अपने सिर पर लंबा सा घूंघट खींच लेती है। जी माँ जी, माफ करना, वो पहली बार आई हूं ना तो थोड़ा ध्यान से उतर गया था, अब से ध्यान रखूंगी। घर के सारे काम और रस्में पूरी होने के बाद सोनिया थक कर चूर हो जाती है और आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। कमरे का दरवाजा बंद करते ही वो अपना घूंघट उतारती है और खुद से बड़बड़ाने लगती है। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गई। सिर्फ पवन जी की शक्ल और सुंदरता देखकर मैंने इतने पुराने ख्यालातों वाले घर में शादी क्यों कर ली। इन लोगों ने तो घर के गेट पर ही अपनी असलियत दिखा दी। अभी तो सिर्फ घूंघट करवाया है, पता नहीं आगे क्या क्या करवाएंगे। अब तो ये मुझे बाहर कदम भी नहीं रखने देंगे, महंगे कपड़े भी नहीं लेने देंगे और सारा दिन मुझे किचन में झोंक देंगे। सोनिया, तू तो बुरी तरह फंस गई। यही सब सोचकर सोनिया कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगती है।
शुरू शुरू में तो वो बहुत कोशिश करती है और ससुराल वालों के हिसाब से ढल जाती है। साड़ी पहनती है, लंबा घूंघट निकालती है और घर के छोटे मोटे काम भी करती है। वो ना तो शॉपिंग पर जाती है, ना ही सहेलियों से मिल पाती है। तभी एक दिन उसकी सहेली कोमल का फोन आता है। हेलो सोनिया, क्या बात है यार, ससुराल जाकर हमें भूल ही गई। जो लड़की दिन भर बाहर घूमती थी, पार्टी करती थी, वो आजकल घर में तो बक्कर बैठी है। क्या तेरे ससुराल वाले तुझे बाहर नहीं आने देते? क्या बताऊं कोमल, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। यहाँ घूंघट और साड़ी के अलावा कुछ नहीं है। मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। तू आज ही मेरे घर आ जाना, मैं तुझे अपना एड्रेस सेंड कर रही हूँ। कोमल थोड़ी देर में सोनिया के घर पहुंच जाती है। सोनिया का ससुराल काफी बड़ा और आलीशान था। घर में नौकर चाकर भी थे, लेकिन फिर भी सोनिया को घूंघट में रहकर काम करना पड़ता था। सोनिया चुपके से कोमल का हाथ पकड़ती है और उसे ऊपर अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। कोमल, इस घर की शान और शौकत मत देख। यहाँ के लोग एकदम पुराने जमाने के हैं। मुझसे काम करवाते हैं, हमेशा घूंघट में रखते हैं और साड़ी पहनना तो जैसे जरूरी है। मेरा इतना मन करता है मैं बाहर जाकर जमकर पार्टी करूं, शॉपिंग करूं। यहाँ आकर मैं कैदी बन गई हूँ। यार सोनिया, ये तो वाकई बुरा हुआ। अब तो ये बता, मैं तेरी क्या हेल्प कर सकती हूँ? अगर तुझे बाहर जाना है तो कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। कोमल, तू कॉलेज के दिनों में मेरी कितनी मदद करती थी यार। तूने मेरी जगह एग्जाम में चीटिंग कराकर मुझे पास कराया था। क्या तू आज फिर मेरी मदद कर सकती है? काश कोई ऐसा तरीका होता कि मैं अपनी जगह किसी को घूंघट में बिठा देती और खुद बाहर मौज करने चली जाती। सोनिया की बात सुनकर कोमल के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है और वो चहकते हुए कहती है, बस इतनी सी बात। देख सोनिया, तूने कॉलेज में मेरी फीस भरने में मेरी बहुत मदद की थी। आज मैं तेरा वो एहसान उतार दूंगी। आइडिया ये है कि मैं तेरी जगह घूंघट करके यहाँ कमरे में बैठ जाऊंगी। मुझे घर का काम भी आता है और कोई मुझे पहचानेगा भी नहीं। तो आराम से मेरे कपड़े पहन कर जा, मूवी देख, शॉपिंग कर और लाइफ एंजॉय करके आ जा। कोमल, तू सच्ची सहेली है यार। इससे बेस्ट आइडिया तो हो ही नहीं सकता। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अब प्लान के मुताबिक सोनिया फटाफट कोमल के जींस टॉप पहनती है और चेहरे पर स्कार्फ बांधकर सबकी नजरों से बचते हुए पीछे के दरवाजे से निकल जाती है। उधर कोमल सोनिया की साड़ी पहनती है, गहने पहनती है और एक लंबा सा घूंघट निकालकर सोनिया के बेड पर बैठ जाती है। चलो, सोनिया ने जाने से पहले घर का सारा काम तो कर ही दिया था। अब तो बस मुझे इस कमरे में शांति से बैठना है। किसी को क्या पता चलेगा घूंघट के पीछे कौन है। कोमल को लगा था उसे आराम मिलेगा, लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और सास शकुंतला अंदर आती है। बहू, तू यहाँ खाली क्यों बैठी है? चल नीचे आ और मेरे लिए एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना दे। आज दोपहर से मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे नौकरों के हाथ की चाय बिल्कुल पसंद नहीं आती। कोमल एकदम से घबरा गई। उसे डर था अगर वो कुछ बोलेगी तो उसकी आवाज पकड़ी जाएगी, इसलिए वो बिना कुछ बोले बस हाँ में सिर हिला देती है और चुपचाप किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। चाय बनाकर जैसे ही वो सास को देती है तभी उसकी ननद निधि वहां आ जाती है। अरे भाभी, अच्छा हुआ आप मिल गई। आप कपड़े बहुत अच्छे प्रेस करती हो। वो कल नौकरानी ने मेरी महंगी साड़ी जला दी थी, इसलिए आप प्लीज मेरी ये साड़ी और मेरी कुछ जीन्स और कुर्तियां प्रेस कर दो। मुझे ना प्रेस करना ठीक से आता नहीं, वरना मैं खुद ही कर लेती। कोमल ये सुनकर मन ही मन खुद को कोसने लगती है। हे भगवान, मैं तो बहुत बुरी फंस गई। मुझे लगा था सोनिया के घर में मजे करूंगी, पर यहाँ तो काम की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। अब मना भी तो नहीं कर सकती। कोमल बेचारी घूंघट में पसीने पसीने होकर निधि के ढेर सारे कपड़े प्रेस करती है। वो सोचती है अब जाकर आराम करेगी, पर सास शकुंतला फिर से उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। वो क्या बात है, जब देखो तब अपने कमरे की तरफ भागती रहती है। क्या वहां कोई खजाना छिपा रखा है, है? सुन, आज मौसम बड़ा सुहावना है और हमारे घर का रिवाज है, नई बहू पहली बारिश के बाद कढ़ी बनाती है, तो तू आज किचन में जा और पकौड़े वाली कढ़ी बना। और हाँ, थोड़े एक्स्ट्रा पकौड़े बनाना। हम पहले चाय के साथ पकौड़े खाएंगे, फिर रात को चावल के साथ कढ़ी। भगवान, अभी तो चाय पिलाई थी, अब पकौड़े और कढ़ी। ये बुढ़िया कितना खाती है। मुझे तो लग रहा है आज मैं यही ढेर हो जाऊंगी। कोमल को कुछ समझ में नहीं आता और वो बेबसी में फिर से किचन में घुस जाती है। वो घूंघट के अंदर ही अंदर सोनिया को गालियां दे रही थी। तभी ननद निधि फिर से किचन में आ धमकती है। भाभी, कढ़ी बनने में तो बहुत टाइम लगेगा और मुझे अभी बहुत तेज भूख लगी है। आप प्लीज मेरे लिए एक मैगी बना दो। मैगी तो बस 2 मिनट में बन जाएगी, प्लीज भाभी। निधि ये बोलकर वहां से चली जाती है। कोमल अब गुस्से में तमतमा रही थी।
आज तक 2 मिनट वाली मैगी कभी 2 मिनट में बनी नहीं, ऊपर से ये कढ़ी का पहाड़ खड़ा करना है। सोनिया ये सब कैसे मैनेज करती होगी? मैं तो दोस्ती के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल बैठी हूँ। कोमल जैसे तैसे सारा काम निपटाती है और थक कर चूर होकर सोनिया को कॉल करती है, पर सोनिया तो अपना फोन ही नहीं उठा रही थी। कोमल का रोने वाला हाल हो गया। तभी सास फिर से उसे आवाज लगाती है, बहू सर इधर आ, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा आकर मेरे पैर दबा दे। ये तो हद ही होगी, अब मैं इसकी मालिश भी करूं? ऐसा लग रहा है जैसे मैं नरक की सजा काट रही हूँ। कोमल बेचारी सास के भारी भरकम पैर दबाने लगती है। तभी शाम को सोनिया का पति पवन भी ऑफिस से वापस आ जाता है। पवन कमरे में आता है और कहता है, सोनिया, माँ ने बताया तुमने आज कढ़ी बनाई है, पर तुम्हें तो पता है ना मुझे कढ़ी से गैस हो जाती है। तुम एक काम करो, मेरे लिए फटाफट मटर पनीर की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां बना दो। अब कोमल का सब्र पूरी तरह टूट जाता है। वो दोपहर से बिना रुके काम कर रही थी, ऊपर से घूंघट की घुटन। वो झटके से अपना घूंघट हटाती है और चिल्लाकर बोलती है, बस बहुत हो गया, अब मैं और काम नहीं कर सकती। काम करवाने की भी कोई हद होती है। पता नहीं मेरी बेचारी सहेली सोनिया इस घर में ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही है। मैं तो एक दिन में पागल हो गई हूँ। जैसे कोमल अपना घूंघट हटाती है, घर के सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं। कोमल को लगा था सब उसे देखकर चौंक जाएंगे, पर सास शकुंतला तो बड़े आराम से मुस्कुरा रही थी। माँ जी, आप ये सब देखकर हैरान क्यों नहीं हो रही है? आप मुस्कुरा क्यों नहीं रही है? मैं सोनिया नहीं हूँ। अरे पागल लड़की, मैं तो शुरू से ही जानती थी तू सोनिया नहीं है बल्कि उसकी सहेली कोमल है। अब तुम दोनों ऊपर कमरे में बैठकर ये खिचड़ी पका रही थी, तभी मैंने सब सुन लिया था। और वैसे भी तुम दोनों की हाइट में फर्क है। क्या तुम्हें लगा था कि सिर्फ साड़ी और घूंघट से हम धोखा खा जाएंगे? हाँ कोमल जी, माँ ने मुझे और भाई को पहले बता दिया था कि घूंघट के पीछे भाभी नहीं बल्कि आप हो। हम तो बस आपके साथ मिलकर थोड़ा मजाक कर रहे थे। शकुंतला तुरंत कोमल से कहती है कि अपनी सहेली सोनिया को अभी के अभी घर बुला। कोमल सोनिया को फोन करती है और सोनिया डरते डरते घर पहुंचती है। जैसे ही सोनिया घर आती है, कोमल को बिना घूंघट के देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? कोमल, तूने घूंघट क्यों हटा दिया? माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोनिया बहू, हमें सब पता है तू बाहर घूमने गई थी, पर बेटा मुझे ये समझ में नहीं आया, अगर तुझे बाहर जाना ही था तो तू हमसे खुलकर कह भी तो सकती थी। ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? माँ जी मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा इस घर में घूंघट की इतनी सख्त पाबंदी है तो शायद आप मुझे बाहर पैर भी नहीं रखने देंगी, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। अरे पगली बहू, माना कि हमारे घर में घूंघट का रिवाज बरसों से चला आ रहा है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हमारी बहुएं बाहर नहीं जा सकती या शॉपिंग नहीं कर सकती। घूंघट सिर्फ बड़ों की इज्जत के लिए है, तुम्हारी आजादी छीनने के लिए नहीं। सोनिया, मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर तुम्हारा कभी भी घूमने का मन हो तो मुझसे खुलकर बातें किया करो। तुम्हें ऐसे छिप छिप कर जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। सोनिया को अपनी गलती का एहसास होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आई एम सॉरी माँ जी, मैं अपने मन में ही आपके बारे में कितनी गलत बातें सोच रही थी। अब से मैं आपसे अपनी सगी माँ की तरह हर बात शेयर करूंगी। आंटी जी मुझे भी माफ कर दीजिए, हम दोनों ने मिलकर आपसे झूठ बोला जो बहुत गलत था, पर आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब कोमल ने जो इतनी मेहनत से कढ़ी बनाई है वो हम सब साथ में बैठकर खाएंगे, और कल पवन तू इन दोनों सहेलियों को बाहर लेकर जाएगा। आखिर कोमल ने आज बहुत मेहनत की है भाई। इसके बाद पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। सोनिया का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब वो घूंघट भी करती थी और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करती थी। इस तरह एक सहेली के घूंघट वाले ड्रामे ने सोनिया के ससुराल वालों के साथ उसके रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बना दिया। काव्या एक सुंदर और होशियार लड़की थी। खाना खाना और बनाना उसका सबसे बड़ा शौक था। वो खुद भी दिल खोल कर खाती थी और अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों को भी अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती रहती थी। कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी और वो अपने इस शौक को आदत में बदलने की कोशिश कर रही थी। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं स्प्रिंग रोल, देखो सब कैसे उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। अब ससुराल में भी सबको ऐसा ही अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना बेटा। अरे बहन जी, आप तो जानती ही हैं कि ये खुद ही कितनी चटोरी है, ससुराल में तो खुद भी खाएगी और सबको खिलाएगी भी। हाँ भाई, हमारी काव्या बहुत होशियार है, अच्छे से जानती है कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। पति को बस में कर लिया तो ससुराल वाले अपने आप बस में आ जाएंगे। क्यों, सही कहा ना बुआ ने?
क्या बुआ जी, आप भी? लेकिन मुझे कभी कभी इसके चटोरेपन से डर भी लगता है बहन जी। इसकी खाना खिलाने की आदत तो ठीक है, लेकिन खुद ज्यादा खाने की आदत कहीं इसके लिए परेशानी ही ना बन जाए। वैसे खाने और खिलाने की शौकीन काव्या देखने में तो दुबली पतली सी थी, लेकिन खाती 2-3 लोगों के बराबर थी। उसकी सहेलियां हमेशा उसे इसी बात से चिढ़ाती रहती थी। शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं और उसकी सहेलियां उसे चिढ़ाते हुए कहती हैं, भगवान ने तो तुझे खूब अच्छी किस्मत दी है काव्या। हम सब में सबसे ज्यादा तू ही खाती है, लेकिन मजाल है जो तेरे शरीर में 1 ग्राम का भी फर्क पड़े। सही है, ये तो घी में डुबाकर कटोरी हलवा भी खा ले तो पता न चले, और यहाँ तो ये हाल है कि घी को सूंघ भी ले तो वजन बढ़ जाता है। बहुत लकी है तो काव्या, ससुराल में तो सब जलेंगे तेरी फिगर को देखकर। बस बस, अब नजर मत लगाओ भाई, तुम लोग तो मेरी फिगर देखकर हमेशा बस कुड़ती ही रहती हो। वैसे मैं सिर्फ खाना खाती ही नहीं हूँ, बनाती भी हूँ। अब देखना अपने ससुराल वालों को कितना अच्छा खाना बनाकर खिलाती हूँ मैं। वैसे शादी के बाद लड़कियां ससुराल में खाना खाने में शर्माती हैं, अक्सर भूखी रह जाती हैं। तो तू इतनी बड़ी चटोरी है, तेरा कैसे होगा भाई? काव्या की शादी मेहुल से हो जाती है और वो अपने ससुराल जाती है। ससुराल में उसका खूब धूमधाम से स्वागत होता है। पहले दिन सुबह काव्या सब मेहमानों के बीच में छुई मुई सी होकर बैठी थी और खाना मिलने का इंतजार कर रही थी। हाय, 8 बज गए, लेकिन अब तक नाश्ता नहीं मिला। मायके में तो अब तक 2 बार खा चुकी होती मैं। ऐसा लग रहा है कि खुद ही किचन में जाकर कुछ बना लूं। कुछ देर बाद काव्या की ननद सावी सबको नाश्ते की प्लेट सर्व करती है और काव्या ललचाई नजरों से देखती है। भाभी ये लीजिए, आप भी सबके साथ ही खा लीजिए, भैया तो देर से खाएंगे। काव्या भी नाश्ते की प्लेट ले लेती है और उसमें केवल सूखा चूड़ा और लड्डू देखकर मन महसूस कर रह जाती है। ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। मुझे तो लगा था कि खाने में कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये तो खैर खा लेती हूँ, वरना ये भी कहीं हाथ से निकल ना जाए। एक एक करके सारी रस्में पूरी होती है और सारे मेहमान भी लौट जाते हैं। बस बुआ सास मानसी कुछ दिन के लिए रुक जाती है। 4 दिन बाद, बहू आज हम तुमसे चूल्हा पूजन और रसोई की रस्म करवाएंगे। तुम्हें जो भी अच्छे से बनाना आता हो वो बना लेना। वैसे तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ सुनी है हमने, बस अब इंतजार है तुम्हारे हाथ का खाना खाने का। क्या बनाने वाली हो तुम? इन्हें क्या पसंद है मम्मी जी? तुम्हारे ये तो खाने में बहुत चूजी है भाई, बस पेट भरने के लिए ही खाना खाता है वो तो। उन्हें तो खाना खाना मैं सिखा दूंगी। मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो वो भी मेरी तरह खाने की शौकीन हो जाएंगे। 4 दिन से सादा खाना खा रही काव्या के हाथ में किचन आते ही वो खुश हो जाती है। पूजा होने के बाद वो खाना बनाने लगती है और मन में सोचती है, आज तो मैं सारी चीजें अपनी पसंद की ही बनाऊंगी। ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों से खाना ही नहीं खाया है मैंने। पालक पनीर, वेज कोफ्ते, दाल फ्राई, रायता। हाय हाय हाय, सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। आज तो दिल खोल कर खाऊंगी मैं। काव्या सारी चीजें बना लेती है, फिर मालती को किचन में बुला कर लाती है और सारी चीजें दिखाती है। किचन प्लेटफॉर्म पर करीब 8-10 चीजें बनी देखकर मालती हैरान रह जाती है। ये कितना सारा खाना बना लिया है तुमने बहू, हम 7 लोगों के लिए तुमने तो पूरे मोहल्ले जितना खाना बना लिया है। सादा कहाँ है मम्मी जी, मैं तो और भी चीजें बनाने वाली थी, लेकिन खाना खाने का समय हो गया था इसलिए नहीं बना पाई। ठीक है बहू, चलो अब तुम और सावी मिलकर सारी चीजें टेबल पर रख दो, मैं सर्व कर देती हूँ। सावी चलो बेटा, भाभी की मदद करो टेबल लगाने में। सभी लोग डाइनिंग टेबल की चेयर्स पर बैठ जाते हैं और एक के बाद एक आती खाने की चीजों को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या है भाई, आप लोगों ने तो बुफे ही लगा दिया है आज। इतनी सारी डिशेस देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी पार्टी में आ गया हूँ। भाभी को पता नहीं ना किसको क्या पसंद है, इसलिए शायद इतनी सारी डिशेस बनाई है ना भाभी? काव्या मुस्कुरा देती है, लेकिन मन में सोचती है, ये सब तो ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे कभी एक साथ इतना खाना देखा ही नहीं है। कितनी वैरायटी है खाने में, अच्छे से खाना चाहिए तो बाल की खाल निकाल रहे हैं। मेरे सामने इतना अच्छा खाना होता तो मैं तो टूट ही पड़ती। अरे अब बनाया है तो चुपचाप खा लो ना, बाल की खाल निकालना जरूरी है क्या? ये बुआ जी ने मेरे मन की बात कैसे जान ली? कहीं बुआ अंतर्यामी तो नहीं है? हंसी मजाक के बीच खाना खत्म होता है और आखिर में काव्या और मालती खाना खाने के लिए बैठती है। मम्मी जी शाम को मैं सबके लिए मोमोज बनाऊंगी, फिर रात में चाइनीज, चलेगा ना?
शाम का और रात का बाद में सोचेंगे बहू, पहले ये सोचो कि इस बचे हुए खाने का क्या करना है। कितना सारा खाना बचा है। बचे हुए खाने को हम बाई को दे देंगे ना मम्मी जी, वो भी खुश हो जाएगी। नहीं बहू, बाई तो अब कल सुबह ही आएगी। इस बचे खाने को तो हम रात को खत्म करेंगे, तुम कुछ मत बनाना। हाय, आज तो मुझे मोमोज और चाइनीज खाने का कितना मन था, अब यही खाना खाना पड़ेगा। सोचते सोचते काव्या अपनी प्लेट में एक साथ ढेर सारा खाना भर लेती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। आराम से खाओ बेटा, एक एक करके प्लेट में चीजें लेती, देखो पूरी भर गई है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे ऐसे ही खाने में मजा आता है। काव्या एक साथ खूब सारा खाना खाती है और मालती उसे हैरानी से देखती रह जाती है। थोड़ी देर बाद सब हॉल में बैठे होते हैं तो सावी वहां आकर कहती है, मम्मी, बुआ जी कल से मेरा कॉलेज और ट्यूशन शुरू हो जाएगा और फिर मैं बिजी हो जाऊंगी। आज शाम को हम 56 दुकान चलते हैं, भाभी और बुआ जी को वहां की पानी पूरी खिलाते हैं। कुछ ही देर पहले ठूस ठूस कर खाना खा चुकी काव्या ये सुनकर उछल पड़ती है और मालती के कुछ भी कहने से पहले खुश होकर कहती है, पानी पूरी, मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया। मैं तो भेल भी खाऊंगी और मैंने सुना है कि वहां के पेटीज भी खूब टेस्टी होते हैं, मैं वो भी खाऊंगी। सब हैरानी से काव्या को देखते रह जाते हैं। रात को भी वो सुबह का बचा खाना ही खाते हैं, लेकिन किसी के मुंह पर शिकन तक नहीं होती है। अगले दिन सुबह काव्या सबके लिए नाश्ता बनाने किचन में आती है। आज तो मैं जी भर के नाश्ता करूंगी। आज मेरा मन पराठे खाने का है। कौन से पराठे बनाऊं? गोभी के, आलू के या फिर पनीर के? मुझे तो तीनों ही खाने हैं। ऐसा करती हूँ, तीनों तरह के पराठे बना लेती हूँ, मेरे भी मन का हो जाएगा और बाकी सब भी खुश हो जाएंगे। काव्या पराठों के लिए खूब सारा आटा मल लेती है और पनीर, आलू और गोभी का भरावन भी खूब सारा तैयार कर लेती है। सबको खिलाते खिलाते कहीं खत्म ही ना हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरे लिए कुछ बचे ही ना। मैं तो सब ज्यादा ही तैयार कर लेती हूँ। सब नाश्ता करने के लिए आते हैं और मालती के कहने पर सावी काव्या की मदद करने किचन में आती है। सारी तैयारी देखकर सावी भी हैरान रह जाती है और काव्या के मोटे मोटे पराठे देखकर कहती है, भाभी, आपने तो पराठों की तैयारी कुछ ज्यादा ही कर ली है। सब एक एक पराठा ही खाएंगे बस, ज्यादा से ज्यादा 2 खा लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। बस 1 या 2 पराठे, ये कुछ ज्यादा ही कम नहीं है? नाश्ता तो ज्यादा करना चाहिए ना। ज्यादा तो करना चाहिए भाभी, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। चलो देखते हैं क्या होता है। काव्या पराठे बेलती है और सावी उन्हें सेकती है। सब बस अपनी पसंद के 2-2 पराठे ही खाते हैं और खूब सारा भरावन और आटा बच जाता है। मैं 1 पराठा पनीर का लूंगी और 1 गोभी का। मेरे लिए 2 पराठे बस हैं भाभी। बस 2 पराठे हो जाएगा तुम्हारा? काफी अच्छे से हो जाएगा भाभी। काव्या सावी के मोटे मोटे 2 पराठे अपने 6 पराठों से भरी प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। काव्या अपनी प्लेट में ढेर सारा मक्खन भी ले देती है। काव्या को एक के बाद एक पराठे खाते देखकर सावी हैरान रह जाती है और मन में सोचती है, अरे बाप रे, मेरा तो इन 2 मोटे पराठों में ही दम निकल गया और भाभी एक के बाद एक पराठे खाए ही जा रही हैं। भाभी के फिगर से तो इनकी डाइट का पता ही नहीं चलता है। अरे सावी, तुम खाओ ना, तुम्हारा ध्यान तो खाने पर बिल्कुल भी नहीं है। आपको खाते हुए देखकर ही मेरा पेट भर गया भाभी। नाश्ते में पराठे खाने के बाद भी काव्या दोपहर का लंच काफी हैवी बना लेती है। आज फिर से खाने में बहुत सारी वैरायटी देखकर मालती थोड़ी नाराज हो जाती है, मगर कुछ कहती नहीं। मानसी काव्या को समझाती है, काव्या बेटा देखो, तुमने कढ़ी भी बना ली, रायता भी बना लिया और छाछ भी रख दी। 3-3 दही की चीजें एक साथ नहीं खा सकते बेटा। और कढ़ी बनाई थी तो फिर दाल क्यों बना ली तुमने? आगे से दोनों में से कुछ एक ही बनाना। सब्जियां भी 3 ना बनाकर 1 ही बनाती बेटा। सुबह इतने हैवी पराठे खाकर अब इतना लंच कौन कर सकता है भला? लेकिन आज मेरा मन दाल और कढ़ी दोनों खाने का था। सब्जियां भी मेरी सारी पसंद की ही हैं, कोई खाए या ना खाए, मैं तो सब खा लूंगी। आज भी ढेर सारा खाना बचता है जो रात को भी खाया जाता है। कुछ खाना फिर भी बच जाता है जिसे दूसरे दिन मालती बाई को दे देती है। अब हर दिन ऐसा ही होने लगता है और खाना या तो वेस्ट हो जाता है या बाई के हिस्से आ जाता है। एक दिन, मम्मी जी आज मैं नाश्ते में कचौड़ियां बनाऊं? फ्रीजर में मटर रखी है ना, उसकी अच्छी कचौड़ियां बन जाएंगी। कचौड़ियां इतनी सुबह सुबह? कुछ हल्का फुल्का ही बना लो बहू, वैसे भी कल का खाना हैवी हो गया था ना। हाँ बेटा, कल का खाना तो अभी तक पचा भी नहीं है, और तेल, घी और मसाले जरा कम ही डालना बेटा। काव्या किचन में आती है और सोचती है, आज तो मेरा कचौड़ियां खाने का कितना मन कर रहा था,
हाय, गर्मा गर्म मटर की कचौड़ियों के बारे में सोचकर ही मेरी लार टपक रही है। लेकिन अब तो कुछ हल्का फुल्का ही बनाना पड़ेगा। क्या बनाऊं? भाभी, आप बस पोहे या उपमा बना लीजिए, सबके लिए हल्का फुल्का भी रहेगा। लेकिन साबी, ये तो बहुत ही सादा लगेगा। मैं इडली बना लूं क्या? ठीक है भाभी, बना लीजिए, लेकिन ज्यादा मत बनाइएगा। साबी को लगता है कि काव्या बस इडली और चटनी बनाएगी, लेकिन काव्या इडली के साथ साथ 2 तरह की चटनी, रसम और सांभर भी बना लेती है किचन में। कितनी प्यारी खुशबू है। कचौड़ियां ना सही, सांभर और रसम तो मैं जी भर कर खाऊंगी। मेरी पसंद की लाल और सफेद चटनी भी तो है। वाह, मजा आ गया। काव्या सारी चीजें टेबल पर सजाती है और सबके रिएक्शन का इंतजार करती है। उसका पूरा ध्यान इस पर रहता है कि कब उसे खाने मिलेगा। लेकिन फिर से टेबल पर ढेर सारी चीजें देखकर मालती गुस्सा हो जाती है और थोड़ी नाराजगी से ही काव्या से कहती है, तुम्हारा हाथ तो बहुत खुला है बहू। अब कल से तुम मुझको या बुआ जी को बताकर सब बनाओगी। इस तरह रोज रोज तीनों समय 56 भोग क्यों बनाना है? अगले दिन से बुआ जी या मालती काव्या को बताती थी कि क्या और कितना बनाना है। काव्या अपनी पसंद का खाना नहीं खा पाती, इसलिए उदास रहने लगती है। 1 महीने बाद बुआ जी भी चली जाती है। धीरे धीरे काव्या की शादी को अब 8 महीने गुजर जाते हैं। रोज रोज वही बोरिंग खाना खाकर तो मैं बोर ही हो गई हूँ। कुछ तो सोचना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो ये सादा सा खाना खाते खाते मैं मर ही जाऊं। एक दिन मानसी बुआ का फोन आता है और घर में कोई ना होने के कारण काव्या फोन उठाती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद मानसी उसे कहती है, तूने तो इतना खाना खिलाया है कि याद करके ही हंसी आ जाती है। वैसे हर चीज बड़ी ही स्वादिष्ट बनाती थी तू, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तो फिर आप आ जाइए ना बुआ जी। वैसे भी मम्मी जी आपको हमेशा याद करती रहती हैं। मैं फिर से आपको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी, प्लीज बुआ जी। अब काव्या 2-3 बार बुआ जी को आने के लिए फोन करती है और उसके बार बार कहने पर मानसी कुछ दिनों के लिए आ जाती है। मालती भी बहुत खुश होती है। काव्या की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता कि अब इस बहाने वो अच्छा अच्छा खाना बनाकर खा सकती थी। अच्छा लगा बुआ जी आप आ गई। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ गर्मा गर्म बनाकर लाती हूँ। आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है ना? बस, जो भी बनाना लिमिट में ही बनाना बहू, खुले हाथों से नहीं। अब सीख गई है बहू, अब सही मात्रा में ही खाना बनाती है ये। काव्या खाने में अपनी पसंद की खूब सारी चीजें बना लेती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में। इस तरह जितने दिन मानसी बुआ रहती है, उतने दिन काव्या की चटोरी जुबान की भी मौज हो जाती है। मानसी के वापस जाने के कुछ दिनों के बाद एक दिन घर में मालती की सहेलियां आती है और काव्या सबके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाती है। वाह भाई मालती, तेरी बहू तो खूब अच्छा खाना बनाती है। खाने के साथ साथ उंगलियां ही चाटने लगी मैं तो। सही है, खाना तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े होटल से मंगवाया है, और वैरायटी भी कितनी है, मजा ही आ गया। अब तो तेरे घर की किटी का बेसब्री से इंतजार रहेगा हमें। काव्या खुद भी जी भर कर खाती है और सबके जाने के बाद तान कर सो जाती है। शाम को उठकर आज तो दिल खुश हो गया। दही बड़े, रबड़ी, छोले, पूरी खाकर को तो क्या चैन की नींद आई मुझे। भगवान करे ऐसी पार्टियां रोज ही हो घर में। एक दिन मालती को गीता का फोन आता है और वो कहती है, मालती, वो उस दिन तेरी बहू ने जो दही बड़े बनाए थे वो जरा बता तो कैसे बनाए थे? एकदम रुई की तरह मुलायम और परफेक्ट बने थे। रुक, मैं बहू को ही बुलाती हूँ, वो तुझे अच्छे से बता देगी। काव्या, बेटा जरा आना तो। काव्या आती है उसे फोन देकर। ये लो, ये गीता आंटी क्या पूछ रही हैं? तुम बात करो, मैं दिया बत्ती करके आती हूँ। हाँ जी, अच्छा, दही बड़ी की रेसिपी? अरे, आप मेरे होते हुए क्यों फिक्र करती हैं? आप कल यहाँ आ जाइए, मैं आपको सामने सामने बनाकर दिखाती हूँ। ऐसे फोन पर आपको समझ नहीं आएगा। काव्या गीता को इनवाइट कर लेती है और ये बात मालती को बताती है। मालती कहे भी तो क्या कहे। अगले दिन, मम्मी जी, बड़ों के लिए दाल तो मैंने भिगोकर रख दी थी। मैं कह रही थी कि अब गीता आंटी आ ही रही हैं तो कुछ और भी चीजें बना लेते हैं। ऐसे सिर्फ दही बड़े खिलाकर भेजना तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आपकी सहेली है वो। हाँ ठीक है, एक आध चीज और बना लो, लेकिन देखना उसे शुगर और बीपी है, वो ज्यादा खाती नहीं है, थोड़ा देख कर ही बनाना। जी मम्मी जी। किचन में, आज भी मेरी पार्टी हो जाएगी। मैं तो आज दही बड़े के साथ चटपटी सेव बटाटा पूरी, भेल, चने की चाट, पानी पूरी और फ्रूट कस्टर्ड बना लेती हूँ। कितने दिनों से मन कर रहा था खाने का। शाम को गीता आती है और पहले दही बड़े बनाना सीखती है। फिर काव्या उसके सामने वो सभी आइटम रखती है जो उसे मना होते हैं, फिर भी वो थोड़ा थोड़ा खा लेती है। बाद में मालती काव्या को समझाती है,
अब ठीक है ना, मुझे खाना था, मेरी इच्छा तो पूरी हो गई। अब काव्या के हाथ में एक हथियार आ जाता है अपनी चटोरी जुबान को संतुष्ट करने का। अब वो आए दिन कभी मालती की सहेलियों को, कभी सावी, मेहुल या सौमिल के फ्रेंड्स को, तो कभी रिश्तेदारों को बुलाकर खाना खिलाती रहती है। मालती को अब ये बात अखरने लगी थी। वो एक दिन काव्या से कहती है, काव्या बहू, ये इस तरह रोज रोज लोगों को बुलाकर खाना खिलाती रहती हो, इससे तो किचन का बजट गड़बड़ हो रहा है बेटा। महीने में एक आध बार ठीक है, लेकिन रोज रोज नहीं चलता है ना। बजट में कितना ही फर्क पड़ता होगा मम्मी जी, रोज रोज मेहमानों को खाना खिलाने से घर में और बरकत आती है। आपने नहीं सुना, मेहमान भगवान के समान होते हैं। ये कहकर काव्या चली जाती है और मालती सोचती है, ये ऐसे नहीं समझेगी, मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। कल ही 1 तारीख है ना, बहू को सबक सिखाने का अच्छा मौका है। अगले दिन, मम्मी जी आज 1 तारीख है ना, लाइए मेरी पॉकेट मनी। ये लो, मैंने निकाल कर ही रखी थी। साबी, ये तुम्हारी पॉकेट मनी, और बहू ये तुम्हारी। मम्मी जी, ये तो सिर्फ 5,000 रुपए हैं, बाकी 5,000 रुपए? वो क्या है ना बेटा, भगवान जैसे मेहमानों की खातिरदारी करके तुम जो पुण्य कमाती हो ना, उसके लिए चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ता है। मैंने तुम्हारी पॉकेट मनी में से वो चढ़ावा काट कर ही तुम्हें पैसे दिए हैं। अब हर महीने तुम डबल पुण्य कमाओगी। काव्या मालती का मुंह देखती रह जाती है।